दोस्तों, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 8। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतिभूति बाजार और बीमा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूंजी बाजार यानी फाइनेंस मार्केट किससे संबंधित है? ऑप्शन है वस्तु बाजार, शेयर बाजार, मुद्रा बाजार या उपर्युक्त सभी से। तो सही उत्तर है पूंजी बाजार शेयर बाजार से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, पूंजी बाजार मुख्य रूप से प्रतिभूतियों यानी इक्विटीज से संबंधित बाजार है, जहां सरकार के साथ साथ निजी संगठन यानी कंपनियां दीर्घकालीन ऋण एकत्र कर सकते हैं। और पूंजी बाजार के अंतर्गत बांड बाजार और शेयर बाजार दोनों शामिल किए जाते हैं। सेबी प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है और सेबी की स्थापना दोस्तों वर्ष 1988 में की गई थी और इसे वैधानिकता 12 अप्रैल 1992 को प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, एक अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र कहलाता है शेयर, ऋण पत्र, पारस्परिक निधि या ट्रेजरी बिल, टी बिल। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र ट्रेजरी बिल यानी टी बिल कहलाता है। दोस्तों, अल्पकालीन धन का लेन देन मुद्रा बाजार से संबंधित होता है, जो 1 वर्ष की समयावधि के लिए किया जाता है। ट्रेजरी बिल या टी बिल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित अल्पकालीन मुद्रा बाजार प्रपत्र होते हैं। इनको 91 दिन, 182 दिन या 364 दिनों की आधार अवधि के लिए निर्गमित किया जाता है। और ट्रेजरी बिल भारत में सबसे पहले 1917 में जारी किया गया था। केंद्र सरकार उधारी के लिए दोस्तों राजकोषीय बिल के साथ साथ बांड यानी डेटेड सिक्योरिटी जी-सेक भी जारी करती है और केंद्र सरकार इन ऋण उपकरणों को रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेयर बाजार के संदर्भ में आईपीओ का पूर्ण रूप क्या है? आईपीओ आप सुनते होंगे दोस्तों, आईपीओ का पूर्ण रूप है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखिए, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसका मतलब हो जाएगा आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। देखिए, इनिशियल पब्लिक आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये जो होता है आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, आईपीओ का फुल फॉर्म है। दोस्तों, आईपीओ क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। आईपीओ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निजी कंपनी अपने शेयरों की बिक्री आम जनता को सार्वजनिक रूप से कर सकती है। यह एक नई युवा कंपनी या एक पुरानी कंपनी हो सकती है और आईपीओ के द्वारा ही किसी कंपनी के शेयर पहली बार जनता के समक्ष विक्रय हेतु प्रस्तावित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नए पूंजी निर्गम किस में रखे जाते हैं? द्वितीयक बाजार, ग्रे बाजार, प्राथमिक बाजार या फिर काला बाजार में? तो सही उत्तर है प्राथमिक बाजार में। दोस्तों, प्राथमिक बाजार नई पूंजी या प्रतिभूतियों के निर्गम के लिए संबंधित है। प्राथमिक बाजार में क्रेता और विक्रेता बिना किसी अवरोध के प्रत्यक्ष रूप से व्यापार करते हैं और ऐसी प्रतिभूतियां यानी सिक्योरिटीज जो पहले उपलब्ध नहीं थीं और निवेश उपकरण के रूप में जनता के समक्ष पहली बार प्रस्तुत की गई हैं, उनका लेन देन प्राथमिक बाजार में किया जाता है। और दोस्तों, द्वितीयक बाजार जो ओल्ड इशू मार्केट होता है, उसमें पहले से जारी पूंजी का क्रय विक्रय किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निफ्टी NIFTY निफ्टी किससे संबंधित है? ऑप्शन है कपड़ा बाजार कीमत सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक। तो सही उत्तर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक, ये निफ्टी का फुल फॉर्म है। दोस्तों, निफ्टी जो है ये 50 प्रमुख शेयरों का सूचकांक है, यानी निफ्टी में शीर्ष 50 कंपनियों के शेयर अंकित या सूचीबद्ध हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है। दोस्तों, देखिए, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये दुनिया का 11वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। निफ्टी भारत का पहला पूंजी सूचकांक है जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। अगला प्रश्न है, बुल और बियर, जिसको हम तेजड़िया और मंदड़िया कहते हैं। तो आपको बताना है कि बुल और बियर, तेजड़िया या मंदड़िया किस वाणिज्यिक गतिविधि से संबंधित होते हैं? बैंकिंग, ई कॉमर्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या शेयर बाजार? तो सही उत्तर है शेयर बाजार। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, तेजड़िया जिसको बुल कहते हैं, मंदड़िया बियर कहते हैं, दोनों शब्द शेयर बाजार से संबंधित हैं। तेजड़ियों को शेयर बाजार में शेयर कीमतों में वृद्धि की अपेक्षा होती है, जबकि मंदड़ियों को बाजार में शेयर कीमतों में गिरावट की अपेक्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारण एजेंसी यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? क्रिसिल, केयर, ICRA या IFCI? तो सही उत्तर है IFCI, ऑप्शन डी, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। जबकि दोस्तों क्रिसिल, केयर और इक्रा ये सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। प्रमुख अगर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की बात करें तो इसमें देखिए दोस्तों, मूडीज है,
स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है और फिच। ये तीनों संस्थाएं संयुक्त रूप से बिग थ्री के नाम से जानी जाती हैं, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का या क्रेडिट रेटिंग का निर्धारण करती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन यानी IBEF का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आंतरिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना, मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना, व्यापार मेलों का आयोजन करना या सूचना प्रौद्योगिकी को उपक्रम पूंजी उपलब्ध कराना। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन का उद्देश्य मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना है। दोस्तों, सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की स्थापना की गई है और इसकी स्थापना उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा की गई है। और दोस्तों, ये संस्था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक हितधारकों के साथ मिलकर ब्रांड इंडिया का प्रचार प्रसार करती है। अगला प्रश्न है, भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित किया जाता है? ऑप्शन है MRBI, CII, IRDA या SEBI। तो सही उत्तर है IRDA। दोस्तों, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एडा जो है, जिसको हिंदी में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण कहते हैं, ये भारत में बीमा क्षेत्र की सर्वोच्च नियामक संस्था है और इसकी स्थापना एडा की स्थापना 1999 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली सरकारी कंपनी कौन सी है? ऑप्शन है विदेश संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी या फिर विप्रो। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसको VSNL कहा जाता है। दोस्तों, विदेश संचार निगम लिमिटेड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली सरकारी कंपनी है और बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नास्डॉक NASDAQ में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है? ऑप्शन है रिलायंस, TCS, HCL या इन्फोसिस। तो सही उत्तर है नास्डॉक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी इन्फोसिस है और 1999 में इन्फोसिस नास्डॉक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी और नास्डॉक दोस्तों एक अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज है। अगला प्रश्न देखते हैं, तरलता अधिमान यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है बांड तथा शेयर के रूप में परिसंपत्ति धारण करना, नकदी के रूप में परिसंपत्ति धारण करना, अचल संपत्ति का निर्माण या आभूषणों के रूप में परिसंपत्ति। तो सही उत्तर है तरलता अधिमान या लिक्विडिटी प्रेफरेंस दीर्घकाल तक कम तरल परिसंपत्ति तथा निवेश के बदले अधिक तरल परिसंपत्ति को धारण करने की प्रवृत्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नकदी के रूप में परिसंपत्ति धारण करना। और दोस्तों, इसमें निवेशकों की वरीयता के कारण उत्पन्न मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 है, भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन प्रारंभ हुआ था कैसे? तो यहां पर देखिए, ऑप्शन है औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, भारतीय रुपए की परिवर्तनीयता के साथ, प्रत्यक्ष पूंजी निवेश में कार्यावधिक और औपचारिकताएं दूर करने के साथ या कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ। तो सही उत्तर है भारत में आर्थिक उदारीकरण दोस्तों औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में वास्तविक बदलाव के साथ शुरू हुआ था और भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रारंभ 24 जुलाई 1991 को हुआ और 24 जुलाई 1991 को दोस्तों नई औद्योगिक नीति घोषित हुई और इस नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था और नई आर्थिक नीति तात्कालिक प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा लाई गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी पायनियर किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, PV नरसिम्हा राव, डॉक्टर बिमल जालान या P चिदम्बरम। तो सही उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में लिबरलाइजेशन 1991 में प्रारंभ हुआ था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। परिणामतः उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है और इस नीति के अंतर्गत 18 प्रमुख उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूंजी बाजार से क्या आशय है? ऑप्शन है शेयर बाजार, वस्तु बाजार, मुद्रा बाजार या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा शेयर बाजार। दोस्तों, पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह दीर्घकालीन वित्तीय बाजार है जिसमें इक्विटी या अंश पत्रों तथा ऋण के माध्यम से दीर्घकालिक पूंजी अर्जित की जाती है। तो पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट का संबंध शेयर बाजार से है दोस्तों। अगला प्रश्न है, संवेदी सूचकांक में वृद्धि का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन है बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयरों के मूल्य में वृद्धि,
राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर मूल्य में वृद्धि और बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के समग्र मूल्य में वृद्धि, या फिर बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह से संबंधित सभी कंपनियों के शेयर मूल्य में वृद्धि। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दोस्तों, संवेदी सूचकांक में वृद्धि का आशय यह है कि बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के समग्र मूल्य में वृद्धि। संवेदी सूचकांक सेंसेक्स कहा जाता है। इसकी वृद्धि का अर्थ है बंबई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 30 कंपनियों के शेयर के मूल्य में समग्र वृद्धि से है, जो ये व्यक्त करता है कि सूचीबद्ध कंपनियों की समग्र कारोबारी स्थिति कैसी है। और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक का आधार वर्ष 1978-79 को माना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है? ऑप्शन है, देखिए, भारतीय स्टेट बैंक का म्यूचुअल फंड, सामान्य बीमा कंपनी का म्यूचुअल फंड, इंडस बैंक का म्यूचुअल फंड या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड। तो सही उत्तर है, भारत में सबसे बड़ा जो म्यूचुअल फंड संगठन है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी UTI का है दोस्तों। 1 फरवरी 1964 को UTI की स्थापना की गई थी और ये भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है। UTI दोस्तों भारतीय शेयर बाजारों में सबसे बड़ा निवेशकर्ता भी है और UTI जो है 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान SBI, LIC, BOB और PNB का उपक्रम है। अगला प्रश्न है, विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है आपके, ऐसे शेयर जिनकी सरकार ने गारंटी दी हो, ऐसे शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों, ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है, विश्वसनीय प्रतिभूतियां वो होती हैं ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। देखिए, व्याख्या आप देख सकते हैं कि विश्वसनीय प्रतिभूतियां ऐसी होती हैं, ऐसी कंपनियों के शेयर होते हैं जिनकी विस्तृत उत्पाद श्रृंखला हो, जिनका उच्च दक्षता प्रबंधन हो और जिनसे सदैव ऊंची आय और लाभांश प्राप्त होता रहे, उनको विश्वसनीय प्रतिभूतियां कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित किया जा सकता है कैसे? योग्य लाभार्थियों को विशिष्ट साख पत्र जारी करके, निम्न आय वर्ग के लोगों को शून्य अथवा न्यूनतम अवशेष से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके, कम आय वाले लोगों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करके, या उपयुक्त सभी से। तो सही उत्तर है, वित्तीय जो साख समावेशन है दोस्तों, इसको प्रोत्साहित करने के लिए ये सभी कारक उत्तरदायी हैं और इन सभी को अपनाकर वित्तीय समावेशन प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, वित्तीय समावेशन एक ऐसा मार्ग है जिससे सरकारें आम आदमी, समाज के पिछड़े और कम आय वर्ग के लोगों को अर्थव्यवस्था के औपचारिक माध्यम में शामिल करने का प्रयास करती हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी आर्थिक विकास के लाभों से वंचित न रहे। और देखिए, सरकार द्वारा जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाएं इसी उद्देश्य से प्रारंभ की गई हैं। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, कौन सी संस्था पूंजी बाजार का विनियमन करती है? ऑप्शन है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या फिर IRDA। तो सही उत्तर है सेबी। दोस्तों, सेबी जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी कहते हैं, इसके द्वारा पूंजी बाजार को विनियमित किया जाता है और सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को सेबी अधिनियम के द्वारा की गई थी। IRDA दोस्तों देश की शीर्षस्थ बीमा विनियामक संस्था है, जबकि रिजर्व बैंक जो है वो देश का केंद्रीय बैंक है। तो आप समझ गए, पूंजी बाजार का विनियमन करने वाली संस्था सेबी है। तो दोस्तों, ये था आज का जो अभ्यास। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।